नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं डॉक्टर जयनारायण व्यास और आप देख रहे हैं आपकी चहेती चैनल खबरदार। दोस्तों, आज हम खबर लेने जा रहे हैं भारत और पाकिस्तान की कूटनीति में कौन किस पे हावी है। धारणाओं, तथ्यों और बदलती वैश्विक राजनीति का संतुलित विश्लेषण हमारा आज का विषय है। क्या विश्व मंच पर कूटनीति में पाकिस्तान भारत को मात दे गया है? एक प्रश्न जिसका उत्तर खोजने का प्रयत्न हम इस एपिसोड में करेंगे। दोस्तों, विश्व राजनीति में धारणा यानी कि परसेप्शन और वास्तविकता यानी कि रियलिटी के बीच अक्सर एक बड़ा अंतर होता है, जैसे किसी जादूगर के शो में होता है। जादूगर हमारी नजरों के सामने किसी लड़की को बेंचों पे सुलाकर उसके दो टुकड़े कर देता है। दोनों टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं और हमारा जीव तलवे पे चोट जाता है। और तभी दोनों टुकड़ों को इकट्ठा करके फिर से एक बार वो लड़की जीवित हो उठती है। हम तालियों की गड़गड़ाहट से ऑडिटोरियम को भर देते हैं। शायद ऐसा ही कुछ परसेप्शन एंड रियलिटी के बीच में संबंध कूटनीति के विषय में भी रहा है। पिछले कुछ वर्षों में सोशल मीडिया, टेलीविजन, बहस और राजनीतिक विमर्शों में एक प्रश्न बार बार उठाया गया है, क्या पाकिस्तान विश्व मंच पर कूटनीति में भारत से आगे निकल गया है? क्या भारत की विदेश नीति पहले जैसे प्रभावशाली नहीं रही, या यह केवल कुछ घटनाओं के आधार पर बनाई गई एक अधूरी धारणा है? सच क्या है? इन प्रश्नों का उत्तर भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों, प्रवृत्तियों और वैश्विक शक्ति संतुलन के आधार पर खोजा जाना चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले यह समझना आवश्यक है कि कूटनीति का अर्थ केवल विदेश यात्राएं नहीं होता। कूटनीति का मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र में भाषण या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अपनी उपस्थिति। किसी भी देश की कूटनीतिक सफलता का आकलन इस बात से किया जाता है कि वह अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा कितने प्रभावी ढंग से करता है, कितने देशों के साथ स्थायी साझेदारियां बनती है, वैश्विक संकटों में उसकी भूमिका कितनी स्वीकार्य है और उसकी अधिक तर जो चर्चा की जाती है वो आर्थिक एवं रणनीतिक विश्वसनीयता कितनी मजबूत है। इसी कसौटी पर भारत और पाकिस्तान दोनों का मूल्यांकन करना, मैं मानता हूं, अधिक उचित रहेगा और यही प्रयास हमारा रहेगा। पाकिस्तान ने लंबे समय तक अपनी विदेश नीति में सुरक्षा और भारत के साथ विवादित मुद्दे, इनको प्रमुख स्थान दिया है। हम भी वही करते रहे। समय के साथ उसकी प्राथमिकताओं में आर्थिक सहायता, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं का सहयोग, खाड़ी देशों के साथ संबंध और चीन के साथ रणनीतिक साझेदारी भी शामिल होती गई। हाल के वर्षों में पाकिस्तान ने अनेक अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी स्थिति सक्रिय रूप से प्रस्तुत करेगा एक भरसक प्रयास किया है। इससे यह धारणा बनी है कि वह वैश्विक विमर्शों में अधिक दिखाई दे रहा है, किंतु केवल सक्रियता ही कूटनीतिक सफलता का प्रमाण नहीं होती। दोस्तों, दूसरी ओर भारत ने पिछले दशकों में अपनी विदेश नीति का दायरा उल्लेखनीय रूप से विस्तृत किया है। विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में स्थान,
विशाल उपभोक्ता बाजार, डिजिटल परिवर्तन, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम, वैक्सीन उत्पादन क्षमता, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में योगदान तथा अनेक देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग ने भारत की वैश्विक भूमिका को एक नया आयाम दिया है। यही कारण है कि भारत आज अनेक बहुपक्षीय मंचों पर एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखा जाता है। फिर भी यह मान लेना कि भारत का किसी प्रकार की कूटनीतिक चुनौती भारत को है ही नहीं, और भारत कूटनीतिक चुनौतियों से मुक्त है, मैं मानता हूँ कि वास्तविकता से दूर जाना या वास्तविकता को नजरअंदाज करना होगा, और हमें ये बात बिल्कुल समझ लेना चाहिए कि हम वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्रश्न ये उठता है कि वास्तविकता क्या है। विश्व राजनीति अत्यंत तेजी से बदलती है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा, रूस यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया की अस्थिरता, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन, ऊर्जा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सेमीकंडक्टर जैसे नए रणनीतिक क्षेत्र, इन सभी ने देशों के बीच संबंधों को पहले से कहीं अधिक जटिल और महत्वपूर्ण बना रखा है। उनको समझने के लिए एक खास प्रकार की ज्ञान समृद्धि भी वो देश के नेतृत्व के पास से अपेक्षित है। जिसे एल्विन टॉफलर ने कहा है कि नॉलेज विल बी द पावर एंड हु हैज द अर्लीस्ट एक्सेस टू द नॉलेज शैल बी द मोस्ट पावरफुल। ये आज सच हो चुका है। जिसे एल्विन टॉफलर ने कहा है कि एवरी फील्ड ऑफ लाइफ will be invaded by technology. Those who adopt to it shall prosper, and those who do not shall disappear like dinosaurs. आज बिल्कुल परीक्षा में खरा उतरा है। मिशियो काकू को देखिए, उन्होंने कहा है कि सुपर कंप्यूटर्स as small as cup of coffee will become affordable. दोस्तों, नासा ने जब नील आर्मस्ट्रांग को चंद्र पर भेजा तब उसके पास जितना कंप्यूटिंग पावर था, उससे ज्यादा कंप्यूटिंग पावर तो हम जेब में अपने स्मार्टफोन में लेकर फिरते हैं। There is a revolution as far as the information technology and its applications are concerned. And now IT joining it is creating a cleavage. People ask whether the artificial intelligence will take away the jobs. My answer to them is no. There will be a cleavage, a division. People with the knowledge of AI and people without knowledge of AI. And AI being an application, it is not that difficult as far as a particular application management is concerned. जैसे आप आज के स्मार्टफोन से कई फंक्शन कर सकते हैं, कल वही स्मार्टफोन से आप एआई को भी अपनी जेब में रखकर घूम सकते हैं। तो यह मानसिकता अगर आप रखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे बस की बात नहीं है, तो मैं मानता हूं कि मर्सिडीज कार अगर आप चलाते हैं तो मर्सिडीज कार का इंजन कैसे बना है, क्या कलपुर्जे है उसके, वो जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। आपको ड्राइविंग आता हो वो ज्यादा जरूरी है। ठीक यही बात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी कही जा सकती है। भारत की वैश्विक भूमिका को ये सब परिबलों ने, जो मैंने इसके पहले आपके सामने रखे और एक बार फिर रखना चाहूंगा कि भारत विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्था में स्थान हासिल किया है। विशाल उपभोक्ता बाजार है, द सिंगल लार्जेस्ट फ्री मार्केट इन द वर्ल्ड। डिजिटल परिवर्तन, अंतरिक्ष कार्यक्रम, वैक्सीन उत्पादन क्षमता, प्रौद्योगिकी क्षेत्र में योगदान तथा अनेक देशों के साथ आर्थिक और रणनीतिक सहयोग ने भारत की वैश्विक भूमिका को नया आधार दिया है। यही कारण है
कि भारत आज अनेक बहुपक्षीय मंचों पर महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखा जाता है। फिर भी यह मान लेना कि भारत को किसी प्रकार की कूटनीतिक चुनौती नहीं है, शायद वास्तविकता से दूरी बनाना हो। विश्व राजनीति अत्यंत तेजी से बदल रही है। अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा, रूस यूक्रेन संघर्ष, पश्चिम एशिया की अस्थिरता, वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन, ऊर्जा सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सेमीकंडक्टर जैसे नए रणनीतिक क्षेत्र, इन सभी देशों के बीच संबंधों को पहले से कहीं अधिक जटिल बना के छोड़ा है। आज कोई भी देश केवल एक शक्ति केंद्र पर निर्भर नहीं रहना चाहता। कोई भी देश हो, सिर्फ एक ही शक्ति केंद्र पर निर्भर हो तो नहीं चाहिए उसे। हर देश चाहता है कि कुछ फॉलबैक अरेंजमेंट भी बनी रहना चाहिए। अधिकांश राष्ट्र अपने राष्ट्रीय हितों के आधार पर बहुआयामी संबंध विकसित करने पे जोर देते हैं। ऐसी परिस्थिति में कूटनीति निरंतर संतुलन साधने की कला बन गई है, क्योंकि एक एरे ऑफ वेक्टर्स जैसे होता है, रिजल्टेंट किस डायरेक्शन में जाएगा, वो आप किस तरह से वो एरे ऑफ वेक्टर्स का संतुलन साधते हैं उस पर निर्भर। यही भारत और पाकिस्तान की तुलना को भी इसी व्यापक संदर्भ में समझना चाहिए। पाकिस्तान को कुछ विदेश नीति के विशेष मुद्दों पर कुछ देशों का समर्थन अवश्य मिला है। इसी प्रकार भारत को भी अनेक वैश्विक मंचों पर व्यापक सहयोग प्राप्त होता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में किसी एक प्रस्ताव, किसी एक बयान अथवा किसी एक बैठक के आधार पर निष्कर्ष निकाल लेना कि कोई देश पूरी तरह सफल हो गया या असफल हो गया उचित नहीं है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि बचपना है, ना समझा ना समझी। वास्तव में आधुनिक कूटनीति किसी क्रिकेट मैच की तरह नहीं चलती, जहां दिन समाप्त होते ही विजेता घोषित कर दिया जाए। यह एक दीर्घकालीन प्रक्रिया है जिसके परिणाम वर्षों के बाद दिखते हैं, कभी सदियों के बाद दिखते हैं। भारत की सबसे बड़ी शक्ति उसकी आर्थिक क्षमता, लोकतांत्रिक संस्थाएं, तकनीकी प्रतिभा, वैश्विक बाजार, युवा जनसंख्या। भारत विश्व का सबसे युवा देश है। हमारी औसत वय 31 साल है और करीब 70% जनसंख्या 35 साल से नीचे की। तो भारत एक युवा देश है। सो युवा जनसंख्या और बहुपक्षीय सहयोग की नीति भारत ने रखी। दूसरी ओर पाकिस्तान की सबसे बड़ी चुनौती आर्थिक स्थिरता, निवेश, राजनीतिक निरंतरता और दीर्घकालिक विकास से जुड़ी। इसलिए दोनों देशों की कूटनीतिक प्राथमिकताएं स्वाभाविक रूप से अलग है और होना भी चाहिए। भारत के सामने आने वाली चुनौतियां भी कम नहीं है। पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को लगातार मजबूत रखना, ये टाइट रोप वॉकिंग उतना आसान नहीं होता। बदलते भू राजनीतिक समीकरणों के बीच संतुलन बनाए रखना, वैश्विक दक्षिण की अपेक्षाओं का उत्तर देना, विकसित देशों के साथ आर्थिक सहयोग बढ़ाना और नई तकनीकी प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बने रहना, ये सभी आने वाले वर्षों की बड़ी परीक्षाएं और कठिन परीक्षाएं होगी, जिसमें भारत को उत्तीर्ण होना होगा। कूटनीति का वास्तविक उद्देश्य किसी दूसरे देश को पराजित करना नहीं है, बल्कि अपने राष्ट्रीय हितों को अधिकतम सुरक्षित करना होता है। इसी कारण विदेश नीति और युद्ध नीति में काफी फर्क है। विदेश नीति का मूल्यांकन राष्ट्रवादी उत्साह या निराशावाद के आधार पर नहीं,
बल्कि दीर्घकालीन परिणामों के आधार पर किया जाना चाहिए। आज सोशल मीडिया ने सूचनाओं की गति तो बढ़ा दी है, परंतु कई बार उसने जटिल अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को अत्यधिक सरल निष्कर्षों में बदल दिया। यही कारण है कि किसी एक घटना को लेकर तुरंत यह घोषणा कर देना कि भारत जीत गया या पाकिस्तान जीत गया या भारत हार गया या पाकिस्तान हार गया, ये वास्तविक कूटनीति की प्रकृति को समझने में हमारी सहायता नहीं करता। ऐसे इक्के दुक्के मुद्दों से विदेश नीति के बारे में निष्कर्ष पे पहुंचना एक मूर्खता है। भारत और पाकिस्तान, एक बात आप समझ लीजिए कि कोई भी देश हो, भारत पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, कोई भी देश अपने राष्ट्रीय हितों को केंद्र में रख के ही चलता है। चाहे वो अमेरिका हो, चाहे रशिया हो, चाहे चीन हो, ऑस्ट्रेलिया हो। जब क्वाड का प्रश्न आया, तब एड्रेसिंग वन ऑफ द कॉन्फ्रेंसेस इन यूके थ्रू अ डिस्टेंट connectivity program, the Australian Prime Minister made it very clear that yes, we have long traditions of trade and commerce relationships with China. And Australia is not a lapdog sitting in the lap of America. We are capable of taking our own decisions, and we shall, keeping our own interests in mind. When it came to procurement of fuel, Jaishankar used the same words, saying that we shall take a decision from where, when, and how much to procure the oil, depending upon our national interests. सो किसी भी कूटनीति है, किसी भी देश की कूटनीति है, राष्ट्रहित उसका और राष्ट्र के उद्देश्य उसका आई ऑफ द स्टॉर्म है, सेंटर में है। आज सोशल मीडिया ने सूचनाओं की गति तो बढ़ा दी है, किंतु कई बार उसने जटिल अंतरराष्ट्रीय घटनाओं को अत्यधिक सरल निष्कर्षों को के रूप में पेश किया है। यही कारण है कि किसी एक घटना को लेकर तुरंत यह घोषणा कर देना कि भारत जीत गया या पाकिस्तान जीत गया, वास्तविक कूटनीति की प्रकृति को समझाने में हमारी सहायता नहीं करती। जब 2023 के अक्टूबर में हमास ने इजराइल पर हमला किया, तब भारत से कई लोग ऐसे थे जो सोशल मीडिया पे इजराइल का हौसला अफजाई करने में लगे हुए थे। उनके स्टेटमेंट्स जो डायरेक्शन में थे, वो डायरेक्शन, वो दिशा, इजराइल भारत का सबसे बड़ा दोस्त है और इसलिए हम उनके साथ खड़े हैं। शायद वो भूल रहे थे कि भारत का पैलेस्टीनियन स्टेट के साथ के संबंध नॉन अलाइनमेंट की नीति के साथ बने थे और शायद भारत का एक सबसे बड़ा मजबूत मित्र यासर अराफात था, जो पैलेस्टीनियन लीडर था। दूसरे दिन जब भारत सरकार ने स्पष्टता की कि हम ये और या उस और नहीं है, हम चाहते हैं कि अमन और शांति बने रहे और दोनों पक्षों को संयम बरतने की अपील करते हैं और शीघ्रतम कुछ समझौते पे लौट है, जिससे युद्ध के वजह से जो नुकसानी सिविलियंस को होती है वो टाली जाए।
भारत सरकार के इस स्टेटमेंट ने ये बेडरूम हीरोज ऑफ व्हाट्सएप वर्ल्ड इनकी नाक काट कर इनके हाथ में दे दी थी। विदेश नीति में इस तरह से डिसीजन मेकिंग नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि किसी एक घटना को लेकर तुरंत यह घोषणा कर देना कि भारत जीत गया या पाकिस्तान जीत गया वास्तविक कूटनीति की प्रकृति को समझाने में हमारी सहायता नहीं करती। भारत और पाकिस्तान दोनों अपने अपने राष्ट्रीय हितों के अनुसार देश नीति संचालित करते हैं। दोनों को सफलताएं भी मिलती है और चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है, किंतु दोनों देशों की वैश्विक भूमिका, आर्थिक क्षमता, रणनीतिक पहुंच और अंतरराष्ट्रीय दायित्वों का दायरा समान नहीं है। इसलिए तुलना करते समय इस व्यापक संदर्भ को ध्यान में रखना आवश्यक है। अंततः सही प्रश्न यह नहीं है दोस्तों कि पाकिस्तान भारत को कूटनीति में मात दे गया या नहीं दे गया। अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या भारत बदलते वैश्विक परिदृश्य में या परिप्रेक्ष्य में अपनी आर्थिक, तकनीकी और रणनीतिक क्षमता के अनुरूप अपनी कूटनीतिक भूमिका को और अधिक प्रभावी बना पा रहा है। यदि भारत निरंतर सुधार, संतुलित विदेश नीति, आर्थिक शक्ति और वैश्विक विकास पर ध्यान केंद्रित करता है तो उसकी अंतरराष्ट्रीय भूमिका स्वाभाविक रूप से मजबूत होकर निखरेगी और मजबूत होकर खड़ी रह सकेगी। विश्व राजनीति में स्थायी मित्र और स्थायी शत्रु नहीं होते। स्थायी होते हैं केवल राष्ट्रीय हित। जो राष्ट्र इन्हें दूरदृष्टि, आर्थिक शक्ति और विवेकपूर्ण कूटनीति के साथ सुरक्षित रखता है, वही भविष्य की विश्व व्यवस्था में निर्णायक भविष्य निभाता है और वही तो कूटनीति की दिशा और दशा तय करता है। ये विषय इतना गंभीर है कि छोटे से मुद्दों को लेकर अगर आपकी कहीं आप आहत हुए हैं तो फौरन उसे सोशल मीडिया पे उगल देना और ऐसे स्टेटमेंट करना जिससे आप मूर्ख लगो और दूसरे दिन आपके ही देश को इसका क्लैरिफिकेशन देना पड़े कि न तो हम इजराइल के खिलाफ है, न हमास या गाजा के खिलाफ। हम चाहते हैं कि वहां अमन और चैन बना रहे और बिन जरूरी हिंसाचार टाला जाए। ये एक देश का प्रतिभाव है जो आपके व्यक्तिगत प्रतिभाव से मेल नहीं भी खाए, ऐसा हो सकता है, मगर आखिरकार हमें पसंद आए या ना आए, देश जो मार्ग लेता है वो महाजना गता सपंथा वाला मार्ग है और वही मार्ग सच्चा है एक राष्ट्र हित में देखने वाले इंसान के लिए। तो बस दोस्तों, आज इतना ही। आज तो भारत और पाकिस्तान में कौन जीता कौन हारा की चर्चा मैं मानता हूं कि इसके साथ समाप्त होनी चाहिए। कभी किसका हाथ ऊपर रहता है, कभी किसी का हाथ ऊपर रहता है। आशा करते हैं अंततः दोनों पड़ोसी एक दूसरे के साथ अमन और चैन से रहेंगे। ये दोनों के हित में है, क्योंकि बिना अमन और चैन आप अपने हथियारों की परीक्षण करते ही रहे, अपने फौजी की शहादत होती ही रहे, मैं नहीं मानता किसी भी राष्ट्र के लिए ये उचित है। धन्यवाद दोस्तों। मैं हूं डॉक्टर जय नारायण व्यास, आपकी ये चैनल खबरदार के लिए।
जाते जाते फिर से एक बार आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉरवर्ड करें, जितने लोगों तक पहुंचाने का प्रयास हो सके करें। हमारी अंग्रेजी चैनल है द ग्लोबल क्रॉसरोड्स, वो भी उपलब्ध है, जिसमें वैश्विक घटनाओं की अंग्रेजी में चर्चा होती है। आप जरूर उसमें भी जुड़े। और कुल मिलकर हमारा जो परिवार है, द रियल डिबेट, खबरदार, द ग्लोबल क्रॉसरोड्स, ये 3 चैनल मिलकर हम देश और विदेश की परिस्थितियों को अपने नजरिए से देखने का प्रयत्न करेंगे, अपना व्यू पॉइंट रखने का प्रयत्न करेंगे। कभी कोई मेहमान एक्सपर्ट को बुलाकर उनसे सुनेंगे, उनसे बात पाकर आपके समक्ष रखने का प्रयत्न करेंगे, ताकि हमारे जो दर्शक वर्ग है वो कुछ फायदा उठा सके। खास करके वो युवा जो यूपीएससी, जीपीएससी या अन्य कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं। एक समय में मैं इस सिस्टम का भाग था, इसीलिए आपको रिकमेंड करता हूं कि आपकी जनरल नॉलेज और परसेप्शन को जिस तरह आप और सब जर्नल्स या पेड मटेरियल्स आता है उसे शार्पन करते हैं, हम तो आपको दिल के प्यार से मटेरियल देते हैं, मुफ्त में मटेरियल देते हैं। आप सब्सक्राइब करोगे, उसका कोई चार्ज नहीं भरना है, क्यों ना आप इसका इस्तेमाल करें। मेरी विनती है, ज्यादा से ज्यादा युवा लोग इससे जुड़े और अपना मंतव्य भी समय अनुसार भाषा की मर्यादा को कायम रखते हुए, अपने संस्कार की मर्यादा को कायम रखते हुए जरूर वो अपनी अभिव्यक्ति की कला का परिचय हमें भी दे। वही अपेक्षा के साथ धन्यवाद, शुक्रिया, बाय। मैं हूं जय नारायण व्यास, आपका दोस्त। आप देख रहे थे चैनल खबरदार।